शाहरुख खान से मुलाकात कैसी रही और आपने उनका एक लीडिंग प्रोजेक्ट डॉन में मरकजी किरदार अदा किया, फिल्म कैसे मिली? कोई यहाँ का पाकिस्तानी ड्रामा देखा था उन्होंने? जनाब, हर चीज इंडिया में मेरिटोरियसली मिलती है। चिंगम से हाँ। आप डॉन 2 में थे। डॉन 1 तो अमिताभ बच्चन ने बनाई, डॉन 2 में शाहरुख खान थे आप। क्या डॉन 3 भी आ रही है? सुना है कि तीसरी वाली प्लान हो रही है, शायद इस साल के लिए ये लोग अनाउंस करेंगे। उसमें कौन होगी? उसमें शाहरुख, और सुनने को आ रहा है कि शायद एक सरप्राइज भी होगा, वो नाम मैं डिस्क्लोज करना नहीं चाहता। आपकी सामने अगेंस्ट कास्ट थी तो वो प्रियंका चोपड़ा थी। एक तो प्रियंका थी, एक लारा दत्ता थी। लारा दत्ता थी। कैसी है ये? है खूबसूरत है, मेहनती बड़े हैं, प्यारे बहुत हैं। यार डॉज ना दे यार प्लीज। अरे भाई हमें भी तो आने देना। कैसी है वो जरा बताए, बगैर मेकअप के दिखा आपने इन्हें? बगैर मेकअप की जाहिर सी बात है। देखा, पेमेंट कंपैरिजन थोड़ा सा बता दें। और डॉन में आपकी प्राइस क्या थी? इंडिया पाकिस्तान की पेमेंट कंपैरिजन का भी पता चल जाएगा। कम से कम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं नादिर अली। डॉन में जिसके साथ था शाहरुख खान, वो है पाकिस्तानी एले खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जनाब? ठीक ठाक है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। अच्छा, मुझे काफी अरसे तक ये लगा कि आप बॉलीवुड के ही एक्टर हैं, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के, लेकिन जब आपको मैंने पाकिस्तानी ड्रामों में देखा, मैं कहा ये यहाँ क्या कर रहा है? तो बाद में पता चला आप तो यही लोकल है, यही के। भाईजान, ये कंफ्यूजन काफी लोगों को होता है, तो मैं नादिर अली के शो पर ये एक बार समझा देता हूँ, बयान दे देता हूँ। हूँ मैं बॉलीवुड का एक्टर, क्योंकि काम मैंने वही सीखा था। अच्छा। लेकिन अगर आप ठीक से देखें तो मेरी पैदाइश पाकिस्तान में हुई थी, कराची शहर में, इसीलिए दोबारा कराची रहने आया हूँ। शादी भी मेरी कराची में हुई, इसलिए ये एक और रीजन है मैं कराची में हूँ। रिहाइश और मेरी परवरिश जो थी, स्कूल कॉलेज और जो काम मैंने सीखा था, वो सब हिंदुस्तान में सीखा, बॉम्बे में, क्योंकि वहाँ स्कूल कॉलेज अम्मी के साथ वहाँ रहता था और काम की शुरुआत वहीं से हुई। तो अगर देखा जाए, जो कुछ मैंने सीखा है और जो मेरे उस्ताद उस्तानी हैं, वो सब हिंदुस्तान के हैं, लेकिन मेरी लीगल स्टेटस ब्रिटिश है। अच्छा। तो मैं इंग्लैंड में भी काम करता हूँ और इसीलिए मैं अपने आप को बहुत ही मेरी इनफरादियत जो है बहुत ही यूनिक है, क्योंकि मैं पूरी दुनिया में काम कर पाता हूँ और अपने आप को ट्रूली एज एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट कंसिडर करता हूँ। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और आपने इंटरनेशनल आर्टिस्ट, आप यूं भी हैं कि आप जो बॉलीवुड के सफ़े अव्वल का एक्टर है शाहरुख खान, उसके साथ डॉन फिल्म आपने शेयर की और बड़ा उनके सामने आपने लीड रोल किया, मेन रोल। वो जरा वहीं से एक्सपीरियंस अपना शुरू करें। कैसे ये फिल्म आपको कैसे मिल गई? कोई पाकिस्तान का कोई प्रोजेक्ट देखा था या आपने बाहर कोई ऑडिशन दिया था या क्या सिलसिला था, ये बता। नादिर, मैं वही बता रहा था यार, मेरी रिहाइश और परवरिश बम्बई की है। बम्बई की है। सारे मेरे दोस्त हैं, हम सब स्कूल में साथ थे। अब जोया और फरहान जो है मेरे बचपन के यार हैं। अच्छा। और जोया को पहली नौकरी मैंने, जोया अख्तर और फरहान अख्तर की बात हो रही है? जोया अख्तर और फरहान की बात हो रही है। तो मुझसे उम्र में 2-3 साल छोटे थे, लेकिन हम सब, बॉम्बे का एक इलाका है बैंड्रा वेस्ट, हम सब वहीं रहते हैं, आज तक वहीं रहते हैं और आज तक हमारी बड़ी गहरी दोस्ती है। तो इसकी वजह से जोया की जो पहली फिल्म हुई थी लक बाय चांस, जिसमें फरहान वाज लॉन्च्ड एज एन एक्टर, ये लक्ष्य की बात है। आपको फिल्म याद है लक्ष्य, जो फरहान ने की थी बच्चन साहब के साथ और ऋतिक के साथ? एक वॉर फिल्म थी, बहुत बड़ी फिल्म थी, हल्की हल्की मेमोरी में है जी। दिल चाहता है कि बाद की फिल्म, सेकंड फिल्म। उसके बाद जोया ने जब अपनी पहली फिल्म की लक बाय चांस, तो फरहान को एज ए लीड लिया। कोंकणा सेन थी, ऋषि कपूर, काफी बड़ी कास्ट थी। उसमें जोया के लिए मैंने काम किया था। ठीक है। कई साल गुजर गए। जगजीत सिंह और फरीदा खानम के साथ 2004 में मुझे बुलाया गया कराची टू होस्ट एन इवेंट जो मोहट्टा पैलेस में हो रहा था। बॉम्बे और कराची के दरमियान उन दिनों PIA की 777 सर्विस चल रही थी। सही है, डायरेक्ट फ्लाइट जो अब है नहीं, अब दुबई से घूमकर जाना पड़ता है या जहाँ से भी जाए जी। सही। तो वो एक कॉर्पोरेट इवेंट था और जगजीत सिंह के साथ मैं बॉम्बे में भी काफ़ी शोज कर चुका था, तो वो पाकिस्तान आ रहे थे। फरीदा खानम और वो दोनों साथ एक ही मंच पर मोहट्टा में परफॉर्म करने वाले थे, तो मैं उन दिनों कराची आया। ये 2004 की बात है, 2004 की बात है। और घर था आपका कराची में? कुछ नहीं था कराची में। आप कराची से चले गए थे? हम सब माइग्रेट हो गए थे, मेरे पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई थी, ब्रिटिश। सही है। इंग्लैंड गए और इंग्लैंड से बॉम्बे चले गए नानी के साथ, क्योंकि नानी इंग्लैंड में रह नहीं पा रही थी, तो हम ननियाल के यहाँ चले गए हिंदुस्तान। बॉम्बे में रहना शुरू कर गए। मैं कुछ 10 साल का था, तो 35 साल की उम्र तक मुसलसल मैं बॉम्बे में रहता रहा। बिल्कुल ठीक है। और
92 में सैटेलाइट टीवी शुरू हुआ था, तो मेरा सिलसिला इन फ्रंट ऑफ द कैमरा 1992 से, तो आज 30 साल हो गए। हाँ, देख ले, बाल अभी तक काले हैं भाई। नहीं माशाल्लाह। मजे की बात यह है कि जितने छोटे लोग हैं वो देखते, सर हम तो आपको बचपन से देखते आ रहे थे, आप तो बिल्कुल वैसे ही हैं। और मैं मुड़ के कहता हूँ अपने आप को देखो, देखो कितने बड़े हो गए, बूढ़े हो गए हो। मैं बिल्कुल वैसा ही रहा। तो 92 से ये काम शुरू हुआ, 2004 में मैं कर रहा था। तब तक टू बी ऑनेस्ट स्टार प्लस के ड्रामे कर करके बोरियत भी हो गई थी, 2-4 फिल्म भी कर ली थी। अच्छा अली भाई, शाहरुख खान से मुलाकात कैसी रही? और आपने उनका एक लीडिंग प्रोजेक्ट डॉन में मरकजी किरदार अदा किया, और वो फिल्म कैसे मिली? कोई यहाँ का पाकिस्तानी ड्रामा देखा था उन्होंने, या मतलब है आप बाहर कोई ऑडिशन दिया था, क्या था वो बताएं? जनाब, हर चीज इंडिया में मेरिटोरियसली मिलती है, कोई सिफारिश नहीं, कोई काम देखकर नहीं। नहीं, काम देख के एक रेफरेंस के तौर पे तो वो ले लेते हैं। अगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर को लगता है कि आप सूटेबल हैं तो आपसे ऑडिशन मांगेंगे, और अगर उनको लगता है कि नहीं आप पर इतना एतबार है और इतने कॉन्फिडेंट हैं, तो फिर शायद जाके डायरेक्टली रोल ऑफर होता है। अच्छा। वरना जैसे वेस्ट में होता है, आप बड़े मंझे हुए एक्टर हैं, आपने बहुत काम किया, आपका बड़ा पोर्टफोलियो, लेकिन फिर भी जो रोल के लिए वो बुलाते हैं, कहते हैं सर एक सीन करके दिखा दें, 2 लाइन पढ़ के दिखा दें, ताकि हमारे जहन में जो बात है हम वो देखना चाहते हैं कि वाकई आप वो पोर्ट्रे कर पाएंगे जो हमारे जहन में। शाहरुख के साथ मैंने रोड पे झाड़ू लगाया। झाड़ू? बॉम्बे में ताजमहल होटल है, ताजमहल होटल के सामने गेटवे ऑफ इंडिया है। गेटवे ऑफ इंडिया के सामने बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी ने शाहरुख और मुझे बुलाया और हाथ में झाड़ू दे दिया संडे मॉर्निंग कि एज एन एग्जाम्पल जरा सड़क साफ कर लें। तो शाहरुख और मैं पहुंच गए। अच्छा। तो हमारी पहली मुलाकात वैसे ही, और हमने शहर साफ किया। शहर साफ करने के बाद अंदर ताज में गए, उन्होंने हमें नाश्ता वाश्ता खिलाया, तस्वीरें खींची और निकल गए। उसके बाद बर्लिन में मुलाकात हुई, तो शाहरुख उन दिनों RAW 1 करके एडिट करके लंदन से बर्लिन पहुंचा। हम सब बर्लिन पहले पहुंच गए थे, है कॉस्ट्यूम, मेकअप वगैरह वगैरह। अब बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, पहला शूटिंग दिन जो शाहरुख खान का था। अच्छा, फॉरेन फिल्म्स में और इंडिया में भी हर कास्ट मेंबर को एक कास्ट आईडी दी जाती है। तो आपका हीरो नंबर 1 होता है, आपका हीरोइन नंबर 2 होता है, आपका मेन विलन नंबर 3 होता है, फिर सेकंड लीड पे नंबर 4 दिया जाता है, और नंबर वाइज जितने भी एक्टर हैं, कोई नंबर 14, नंबर 30, नंबर 6, डिपेंडिंग, राइट। तो सडनली अब वॉकी पे, अब ये आलम देख लें कि बर्लिन में एक बहुत बड़ी फेमस चर्च है, और फरहान ने 2 किलोमीटर्स लॉकडाउन किया है, क्योंकि हम लाइव साउंड रिकॉर्ड करते हैं। तो 2 किलोमीटर हमारा, उसमें जितने जूनियर आर्टिस्ट, जितनी गाड़ियां, जो सड़कों का माहौल, वो सब कोरियोग्राफ्ड है। अच्छा। तो सीन ये था कि मैं खड़ा हूं डॉन के इंतजार। इसके लिए सॉरी, ठीक ठाक बजट लगता होगा यार, मतलब आप बर्लिन को 2 किलोमीटर को लॉक कर रहे हैं। सोचे, मैं यही बात सोचे अप्रोक्सीमेटली क्या होता होगा इन फिल्मों का बजट। हाँ, ये जो जैसे ये आपने 2 दिन के लिए ये जगह लॉक कर दी है। सर जो भी होता है, सारे कंट्रीज आपको अपने स्पेंड पर पैसे वापस भी तो देते हैं। इस वक्त अगर आप इंग्लैंड चले जाएं, लंदन में इतनी फिल्में क्यों बन रही हैं? क्योंकि लंदन कहता है अगर आप £1,00,000 स्पेंड करते हैं तो हमसे 20% वापस ले लें, ताकि आपको अट्रैक्ट करते हैं कि आकर हमारे मुल्क में फिल्म बनाएं, हमें ये धंधा दें। क्योंकि जब आप वहां जाएंगे तो जाहिर सी बात है, होटल्स, ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन, सारा पैसा वहीं जा रहा है, सारा पैसा वहीं स्पेंड हो रहा है। तो इसीलिए ऐसे ही होता है। सही है। अब यूं सोच ले कि मैं खड़ा हूं चर्च के सामने, और फरहान ने सामने से ट्रॉली पे एक बहुत स्लो चार्ज किया है, और मैं खड़ा हूं और घड़ी देख रहा हूं कि ये डॉन कह रहा था मुझे यहाँ मिलेगा, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। आइकॉनिक स्ट्रक्चर चर्च के सामने हम खड़े, सुबह का वक्त, ठंड, नवंबर, पागल जैसी ठंड। तो वॉकीज पे क्योंकि साइलेंट है सब कुछ, सडनली मैसेजेस आना शुरू होते हैं कि नंबर 1 इज अराइव्ड, नंबर 1 इज अराइव्ड। अब नंबर 1 हैज अराइव्ड वेयर? नंबर 1 हैज अराइव्ड एट द बेस, जहां हमारी वैनिटीज और ट्रक्स और सब खड़ी हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक बेस होता है, और फिर बेस से फिर आप गाड़ी में बैठते हैं, और गाड़ी आपको लोकेशन तक लेकर जाता है। लोकेशन पर तो आप बेस नहीं बना सकते ना। लंच ब्रेक अनाउंस हो गया, गाड़ी में बैठ के हम सब बेस पहुंचते हैं। तो जब बेस पहुंचते हैं, आप अपना जैकेट उतारते हैं, और कॉस्ट्यूम वाला आके आपको एक ड्रेसिंग गाउन पहना देता है। क्योंकि अगर आप लंच खाते खाते खाना गिरा देंगे तो वो खाना अपने कॉस्ट्यूम पे गिरेगा ना, तो वो कॉस्ट्यूम को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ड्रेसिंग गाउन देगा। क्या बात।
तो ड्रेसिंग गाउन दे के अब मैं जैसे ही ट्रेलर से निकल रहा था तो असिस्टेंट भागता भागता आता है, कहता है सर वो फरहान भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लंच से पहले अगर आप उनके ट्रेलर में आ जाएं तो लंच के बाद जो सीन शूट करना उसकी एक बार रीड थ्रू कर लेते। तो ऐसे चलें ज़रूर। अब जाहिर सी बात है मैं शाहरुख के साथ सीन करने वाला हूँ तो मैंने सीन मेमोराइज कर लिया है। शाहरुख आया लंदन से RAW 1 की एडिट से, तो उसका दिमाग जो है वो अपनी दूसरी फिल्म पे है। अब वो आया, वो इस फिल्म का प्रोड्यूसर है, तो शाहरुख गले मिले, मैं बैठा हूँ, शाहरुख बैठा है, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे फरहान, रितेश जो प्रोड्यूसर है, जो DP था, जो साउंड वाला था, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, HODs, तो कुछ 6 लोग साइड पे बैठे, शाहरुख और मैं सामने बैठे। कैसा है तू यार, ये चल एक बार पढ़ लेते, भूख भी लग रही है। हाँ पढ़ लेते पढ़ते। शाहरुख ने अपने चश्मे लगाया, ऐसा बूढ़ा हो गया साला, चश्मे लग गए। शाहरुख ने चश्मे लगाए, स्क्रिप्ट दो, स्क्रिप्ट, उसने सीन मेमोराइज किया नहीं था, तो कोई असिस्टेंट ने उसको स्क्रिप्ट पकड़ाया, वो स्क्रिप्ट देखता है, कहता है हाँ ओके बॉस लेट्स रीड। तो ऐसे लेट्स रीड, तो वी रेड द सीन। और अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन मेरे पेरिफेरल विजन से मुझे नजर आ रहे हैं ना कि ये लोग यहाँ बैठे हैं। तो जब हम सीन पढ़ रहे थे तो सीन की एंड पे शाहरुख खान ने एक लाइन ऐड की, और फरहान जो सीन फॉलो कर रहा है और शाहरुख और मुझे देख रहा है, मुझे महसूस हो रहा है अपने पेरिफेरल विजन से कि फरहान ऐसे ऐसे कर रहा है ना अपने आप से। तो सीन खत्म हुआ, शाहरुख ने चश्मे उतारे, कहते चल यार भूख लग रही है, खाने चलते हैं। तो फरहान कहता है यार शाह, यार एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं? तो कहता हाँ बोल यार। कहता यार वो जो लाइन तूने ऐड की यार वो दरअसल स्क्रिप्ट में है नहीं, तो जिस तरह स्क्रिप्ट लिखी गई है एक बार उसी तरह पढ़ सकते। तब तक शाहरुख चश्मे उतार चुका है ऑलरेडी, निकलने के लिए तैयार है। तो कहता है अबे साले डॉन आ रहा है, लेकिन डॉन कौन है? शाहरुख खान है ना, तो पब्लिक को शाहरुख खान भी तो देखना है ना। रिलैक्स है, डोंट वरी अबाउट इट, मैं करता हूँ ना। उठ के हम लोग इम्प्रोवाइज किया, उसने इम्प्रोवाइज किया, उठ के हम लंच पे निकल गए। तो जैसे हम ट्रेलर से निकले, मैंने फरहान को कहा कि अबे साले अभी तो वो आया है तेरा नंबर 1, क्यों उसकी मूड की माँ बहन कर रहे है? उसको करने दे, एडिट तेरे हाथ में है, तुझे जो करना है तू कर ले। नहीं तो उससे बगैर पूछे अगर उड़ा दिया तो ये भी तो बल्ली है। शाहरुख प्रोड्यूसर भी है फिल्म का। हाँ। अब दोपहर हो गई और सीन ये था कि मैं वहां चर्च के बाहर खड़ा हूं और फोन बजता है। ऐसे डॉन कहाँ हो तुम? और वो कहता है अपने लेफ्ट पे देखो बस आ रही है। तो लेफ्ट पे देखता हूँ तो एक डबल डेकर बस आ रही है और ये फोन पे बात चल रही है। कहता है कि बस सामने रुकेगी, तुम ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हारा ऊपर इंतजार कर रहा हूँ। वो जैसे टूर बस होती है ना हर शहर में, ऊपर टॉप पे आप बैठते हैं और शहर देखने, उस टाइप की टूरिस्ट बस जैसे हमारे यहाँ भी होती है W11, उसकी छत पे बैठे होते हैं, देख ले ये भी होती है। चीज वही है, आइडिया वही है। तो मैं ऊपर गया, वहां बैठकर सामने एक बस की सीट पे मैं, एक बस की सीट पे डॉन, कैमरा पीछे, हम दोनों आगे और सीन शुरू। और ये बस अब बर्लिन की सड़कों पे अपनी नॉर्मल जो भी रूट है वो जा रहा। तो सीन जो उसने रीड किया था उसी पॉइंट पर जब हम पहुंचे तो शाहरुख ने शाहरुख खान का ही किया और उसने चश्मे उतारे। वो बेसिकली सीन ये था कि मैं उसे कुछ प्लेट्स दे रहा हूं और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और मेरे खिलाफ उसके पास जो प्रूफ था उसे वो मुझे देना है। तो मैं तो अपनी चीज उसे देता हूं, वो उठकर चला जा रहा है। तो मैं कहता ओ डॉन हेलो, मेरा क्या? तो चश्मे उतार के वो नीचे आके कहता है रिलैक्स दीवान। तो मैं हंसने लगा यार। मैंने कहा फरहान यार बताया इसको, ये तो किरण कर रहा है यार, क्या कौन से स्कूल में आ गए हम भाई? या तो हम उस 90s के स्कूल में खेलें या तो फिर आज के मॉडर्न जमाने में। तो इस किस्म की प्रोफेशनलिज्म। शाहरुख खान ने मुझे कुछ नहीं कहा, मैंने एक शॉर्ट कट किया और फरहान को मुड़ के देखता तो फरहान आता, कहता यार अच्छा टेल हिम मैन व्हाट इज ही डूइंग। तो अगर इस ओवर एक्टिंग टाइप जो 90s के जमाने की एक्टिंग थी उसमें करना है तो वैसे कर लेंगे, तो फिर दोनों उसी स्कूल में करेंगे ना। मैं एक लेवल पे प्ले कर रहा हूँ, एक्टिंग इज रिएक्टिंग। आप भी मुतमईन नहीं थे जैसे फरहान मुतमईन नहीं था उस वाली चीज से जो शाहरुख ने इम्प्रोवाइज किया? आप भी मुतमईन नहीं थे कि ये चीज सही नहीं है? जब रिहर्सल हो रही थी तब तो मैं हंस रहा था, लेकिन सडनली अगर आप वही चीज फिल्म में करेंगे तो वही छपने वाला है ना। तो अगर आप वैसे करेंगे तो फिर मुझे भी अपनी परफॉर्मेंस आपके लेवल तक लानी पड़ेगी ना। सर एक सवाल है, मतलब
शाहरुख खान 30-40 साल होने को जा रहे हैं फील्ड में उसे, तो वो अगर कुछ कर रहा है तो बेहतर ही कर रहा होगा। बहुत जबरदस्त। फरहान और आप जो कह रहे हैं कि ये भंड है, हो सकता है वो भंड चल जाए। मैं नहीं कह रहा भंड है, मैं कह रहा हूँ एक स्टाइल है। अच्छा, अब आप देख लें, अगर किसी भी सुपरस्टार को देखें दुनिया की किसी भी फील्ड में, अगर आप अपने टॉप 10 में आ जाते हैं, इसका मतलब है आप चैंपियन हैं। एथलीट हो, पॉलिटिशियन हो, बैंकर हो, या स्टार हो, या सिंगर हो, कभी आप नंबर 1 पे होंगे, कभी आप नंबर 10 पे होंगे, लेकिन आप हैं एक सिलेक्ट ग्रुप में। बिल्कुल ठीक। शम्मी कपूर साहब, दिलीप कुमार साहब, अशोक कुमार साहब, आप किसी भी बड़े स्टार को देख लें, हर एक स्टार की एक इनफिरादियत है। गोविंदा को देख लें, सलमान खान को देख लें, शाहरुख खान को देख लें, ऋतिक को देख लें, सब ने अपनी परफॉर्मेंस में एक यूनिकनेस डाली है जिनसे वो आइडेंटिफाई होते हैं अपने पूरे करियर में। सही। शाहरुख वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई अगर मैं ये ना दूं तो मेरी पब्लिक को लगता है कि मैंने उनसे चोरी की है, क्योंकि मैंने उनको शाहरुख खान दिखाया ही नहीं है। तो वो बहुत ही शातिर दिमाग का, बहुत सुपर इंटेलिजेंट बंदा है। यू हैव टू बी, अगर आप शाहरुख खान बने हो। आप समझ रहे, एज अ बिजनेस पर्सन, एज एन एक्टर, बहुत ही समझदार है। ऑफ कैमरा क्या क्या बातें, जाहिर है आप बहुत ही रिलैक्स बंदा। वो मेरा कोच था, तो रोज शाम को ट्रेनिंग करता था। अच्छा। ऊपर एक स्वीट था, हम सब जैसे ही पैकअप होते थे शाहरुख के रूम में जाते थे, तो उसने वहां पे प्ले स्टेशन लगाया था, बिग स्क्रीन पे फीफा चलता था। अच्छा, प्ले स्टेशन खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, गाने सुनते थे, मजे करते थे। बहुत ही रिलैक्स, मतलब कभी फील नहीं होने देते हैं कि वो इतने बड़े स्टार हैं। वो उनकी खासियत है। तो नहीं माशाल्लाह, अभी तो उन्होंने उम्रा भी परफॉर्म किया है उससे, तो और माशाल्लाह मुसलमान बड़े खुश हुए उनसे। अच्छा, आप डॉन 2 में थे। डॉन 1 तो अमिताभ बच्चन ने बनाई, डॉन 2 में शाहरुख खान थे आप। क्या डॉन 3 भी आ रही है? सुना है कि डॉन 3 आ रही है, कुछ प्लानिंग चल रही है। वाकई ये जाहिर सी बात है, मुझे इतनी दिलचस्पी थी नहीं, क्योंकि मैं तो मर गया था। तो अच्छा, आप मर गए ना? मैं तो मर गया, तो मैं कान से बात आ रही थी और जा रही थी, मैंने कुछ ज्यादा पे अटेंशन किया नहीं। लेकिन सुना है कि तीसरी वाली प्लान हो रही है, शायद इस साल के लिए ये लोग अनाउंस करेंगे। उसमें कौन होगी? उसमें शाहरुख, और सुनने को आ रहा है कि शायद एक सरप्राइज भी होगा। वो नाम मैं डिस्क्लोज करना नहीं चाह रहा। नहीं करें, यही तो हमारे लिए तो करे ना, बताए ऑडियंस को। ये शायद इसमें या सलमान या बच्चन साहब, इस टाइप की कोई बड़ी हस्ती आने वाली है। अच्छा, देखिए, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, जो मुझे लगता है, सलमान तो खैर खुद एक बहुत बड़ा मेगा स्टार है, वो तो उसके पास खुद डेट्स नहीं है। लेकिन अमिताभ बच्चन, मुझे लगता है कि शायद वो आए और डॉन, क्योंकि वो डॉन 1 था, वो डॉन 2 था, तो कुछ मिलाप, खिचड़ी बिचड़ी बना के गिमिक करके, हाँ, है ना, कुछ ऐसा हो सकता है। देखें क्या होता है। ये ऑब्वियसली बात तो बहुत होती है, फॉर इट टू एक्चुअली मैच्योर वो भी अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, एक डेढ़ साल आगे डेट्स देते हैं। अब सडनली बिकॉज ऑफ कोविड जितना काम प्लान्ड हुआ था वो हुआ नहीं है। आजकल बॉलीवुड में कोई बड़ी फिल्म सक्सेसफुल हो नहीं रही है, सारी साउथ की फिल्म्स सक्सेसफुल हो रही है। तो बॉलीवुड अपने आप में एक कश्मकश के दौर से गुजर रहा है कि किस टाइप का प्रोडक्ट बनाए। तो बहुत सी चीज़ें देखी जाएंगी। तो ये तो आपको क्या लगता है, बॉलीवुड क्या गलती कर रहा है जिसकी वजह से इतनी हाईली बजटेड फिल्म्स, इतने बड़े बड़े स्टार, बड़े डायरेक्टर्स, बड़ी टेक्नीशियन, पूरी टीम यूनिट, उसके बावजूद रिजल्ट नहीं आ रहा? क्या गलती कर रहा है बॉलीवुड इस वजह, मतलब जो चीज प्रोजेक्ट बॉलीवुड के पास ओरिजिनल थॉट्स नहीं है। अब देखे ना, आमिर ने लाल सिंह चड्ढा प्यार से और इतनी मेहनत से और इतने पैसे लगा के लाल सिंह चड्ढा बनाया। जिसने लाल सिंह चड्ढा देखी है वो सब कहते हैं कि फिल्म बड़ी अच्छी है, फिल्म अच्छी है। लेकिन अगर आपने जो ओरिजिनल टॉम हैंक्स की फिल्म है फॉरेस्ट गम, यस, जो इतनी पुरानी फिल्म है और इतनी हिट गई थी, वो 20 साल से फिल्म रिलीज हो चुकी है, नेटफ्लिक्स पर भी मौजूद है। मैंने अभी बच्चों को दिखाई फिल्म, क्योंकि मुझे इतनी पसंद आई। तो मेरे बहुत से दोस्त, जो मैं करंट प्रोजेक्ट कर रहा था, उन्होंने लाल सिंह चड्ढा पे काम किया, टेक्नीशियंस, मेकअप, हेयर, साउंड वाले, उनसे गप लगा रहा था। और उन्होंने अपने इंस्टा पे लाल सिंह का प्रोमो या ट्रेलर जब रिलीज हुआ था, उन्होंने पोस्ट किया। तो अगले दिन मेकअप टेबल पे मैंने कहा, यार वाकई यार अवान,
आमिर को और कुछ नहीं मिला यार, यही बनाना था, नहीं बहुत अच्छी बनी। मैंने कहा यार अच्छी तो बनी है, भी दे रही है, ऐसे लग रहा है पीके की कुछ एक्सटेंशन है वो फिल्म। इतना पैसा, इतना मेहनत, इतनी मेहनत, इतना काम फॉर अ प्रोडक्ट दैट एवरीवन हैज सीन, मुश्किल होता है। प्लस यहाँ पर भी हम सब यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सिनेमा जाना आज की तारीख में कोई सस्ता काम नहीं है। बेशक सही बोल, अगर आप पूरी फैमिली को लेकर जाते हैं 15-20 हजार रुपए लग जाते हैं भाई, सोच लीजिए। जी जी। तो वही आलम इंडिया का है, टिकट सस्ती नहीं है, आप जाएंगे वही पॉपकॉर्न पेप्सी, गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे वगैरह वगैरह। तो जो प्रोडक्ट आप देखने जाएं, दैट प्रोडक्ट हैज टू बी वर्थ द मनी स्पेंट। सही, ठीक है। इसलिए अगर आप देखें फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी फिल्म, वही फिल्म अगर हिंदी में आ जाए या उर्दू में आ जाए, वो फिल्म ज्यादा बिजनेस करती है बनिस्बत सुपरहिट फिल्म यहां की। फास्ट एंड फ्यूरियस इंडिया में जब रिलीज होती है एज अ हिंदी वर्जन, तो कंपेयर टू बिग बॉलीवुड फिल्म्स फास्ट एंड फ्यूरियस ज्यादा धंधा करती है, क्योंकि टिकट के पैसे वही हैं। अब फास्ट एंड फ्यूरियस बनी है 800 करोड़ में, आप 8 करोड़ की फिल्म क्यों देखने जाएंगे? वाह, सही कह रहे, सही कह रहे। सिमिलरली जब यहां पे बॉलीवुड फिल्म्स आती थीं, तो फुटफॉल सिनेमा में कौन जाया करता था? आप छोटी पाकिस्तानी फिल्म जो 5-6 करोड़ की बनती है, उसके आप सेम पैसे देने वाले या सलमान खान की फिल्म के सेम पैसे देंगे, तो आप क्या देखने जाएंगे? आप देखने जाएंगे जो आपको बड़े पैमाने पे, बड़े सेट्स, बड़े कंटेंट अच्छा हो जाए, जाहिर है। तो मतलब मेरी यहाँ पे बहस स्टार और कंटेंट में, कंटेंट ही चलेगा। कंटेंट इज किंग ऑलवेज, कंटेंट इज किंग, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्टार एक फेवर जरूर है, एक प्लस पॉइंट जरूर है, लेकिन कंटेंट इज अगेन किंग। बिल्कुल। अगर कंटेंट नहीं होगा तो आमिर खान और अमिताभ बच्चन भी गिर जाएंगे। आपको शायद हिंदुस्तान, शायद आपको शायद याद होगा, एक छोटी सी फिल्म आई थी कॉमेडी, भेजा फ्राई के नाम से। जी जी जी। वो भेजा फ्राई जो थी कुछ 5-6 करोड़ की बनी, 50 करोड़ का धंधा कर लिया। भेजा फ्राई जो थी वो एक स्पेनिश फिल्म की डायरेक्ट कॉपी थी। तो स्क्रीन प्ले जो थी और जो सारे गिमिक्स थे वो एज इज फॉरेन फिल्म से उठाए थे, डिट्टू। अब फिल्म हिट हो गई तो प्रोड्यूसर्स ने कहा कि नहीं यार, इसमें तो पैसे बन सकते हैं, अब इसका सीक्वल बनाते हैं। अब सीक्वल ओरिजिनल थी नहीं, तो सीक्वल लिखाई गई। जब इंडिया में सीक्वल लिखवाई गई और फिल्म बनी, क्योंकि फिल्म ऑब्वियसली हैड डन गुड बिजनेस, सेकंड पार्ट में इन्होंने 5 करोड़ नहीं 15 करोड़ खर्चा किया, बाहर लेकर गए, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स तो डालने थे ना उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। सुपर फ्लॉप। वही चीज, वही कास्ट, वही प्रोड्यूसर्स, वही मेकर्स, फिल्म नहीं चली क्योंकि कंटेंट नहीं था। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? सही। तो यही गेम है बॉस, वसूली। अले भाई, इंडियन एक्टरों की नजर में पाकिस्तानी एक्टरों की इमेज क्या है? आपने जब पाकिस्तान से, क्योंकि वो क्या कहते हैं, मतलब उनकी क्या, उनके दिल दिमाग में आपने कैसा पढ़ा, क्या इमेज है पाकिस्तानी एक्टर्स की? भाईजान, सिर्फ पाकिस्तानी एक्टर्स की ही नहीं, लेकिन पूरे पाकिस्तान के जो इमेज है वो एक बहुत ऊंचे पैमाने पे है सबके लिए। अच्छा। स्पोर्ट्समैन, इमरान खान, हॉकी, नुसरत फतेह अली खान, राहत साहब, हमारे म्यूजिशियंस, हमारे एक्टर्स, हमारे राइटर्स, हमारा लिटरेचर, कॉमेडियंस, सब सर आंखों पर। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की जो मार्केट है इंडिया के लिए बहुत छोटी मार्केट है। बिल्कुल ठीक है, उनका एक स्टेट भी डिक्लेयर, बहुत छोटी मार्केट है। अब बॉलीवुड फिल्म्स यहाँ बंद हुई हैं, वहां के प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर को इतना फर्क नहीं पड़ा है। हमारी फिल्म्स वहां नहीं जाती। और अब आज मैंने कहीं पढ़ा है कि माशाल्लाह माशाल्लाह मौला जट शायद इंडिया में रिलीज होने वाली है। ऐसे मैंने आज पढ़ा है कहीं, ये खबर आई थी। वर्ल्ड वाइड तो बहुत धुएंधार बिजनेस कर रही है वो। बिल्कुल। देखिए, अच्छा कंटेंट होगा ना मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, ना सोशल मीडिया पे ट्रोल हुई वो मूवी, ना उसकी मीम्स बनी गैर जरूरी, और वो बिजनेस भी करी और पाकिस्तान का बड़ा पॉजिटिव इमेज किया। यार पाकिस्तान का नाम बड़ा रोशन किया है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। मौला जट ने और उससे भी ज्यादा जॉयलैंड ने, जो अब हमारी ऑस्कर नॉमिनेशन है। अच्छा, जॉयलैंड पे चले आते हैं। ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो गया है, इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इस पे मतलब है, लोग कह रहे हैं कि ये बहुत फेमिनिज्म को भी प्रमोट किया जा रहा है, और वो एक जो स्टोरी है उसके कंटेंट से मुतमईन नहीं है। तो इसमें बताएं जरा आप। जनाब, अनफॉर्चुनेटली मुझे देखने का मौका नहीं मिला है, और यहाँ मैं देखना चाह नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जिन्होंने यहाँ इस
सेंसर्ड वर्जन को देखा है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है और कहते हैं कि फिल्म सडनली एंड हो जाती है और आपको कहानी समझ नहीं आ रही। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ इसे एक सही प्लेटफॉर्म पे देखने का, ताकि एटलीस्ट वन ओरिजिनल वर्जन देख। लेकिन अभी जो आपने सुना है उससे स्क्रिप्ट वगैरह या कंटेंट से आप मैंने कुछ इतना ज्यादा सुना नहीं है, मैंने पढ़ा बहुत है, साइम के इंटरव्यूज कैन में देखे, और मुझे तो बड़ा, क्योंकि मैं इंटरनेशनली काम करता हूँ, मुझे बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि हमारी ये फिल्म ने इतना धंधा कर लिया। और एंड इट्स बिन सो वेल रिसीव्ड, फर्स्ट टाइम सनडांस और कैन दोनों में अवार्ड जीत चुकी है, इट्स अ ह्यूज थिंग। प्लस इट हैज बिन सेड अभी तक वैरायटी में, हॉलीवुड में, most likely films to be nominated in their category, Joyland is at number 1. जो प्री अवार्ड्स के जो लिस्ट निकलते हैं कि this will be nominated for best foreign film, etc., उसमें Joyland number 1 है। लेकिन वो तो शर्मीन उबैद चुनाई की भी ऑस्कर जीती थी, एक डॉक्यूमेंट्री 2 जीती थी। हाँ, 2 जीती। उसमें आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की नेगेटिविटी को ज़्यादा उछाला नहीं गया था, ऐसा तासुर नहीं दिया गया था जिसमें पाकिस्तान में हर घर में एक एसिड विक्टिम है और ऐसा है? भाईजान, सेंसेशनलिज्म के बगैर तो कुछ नहीं बिकता ना, सनसनीखेज तो चाहिए। अब वो शर्मीन की खुद की स्टाइल है, लेकिन साथ साथ शर्मीन हैज़ यूज्ड दैट प्लेटफॉर्म एज वेल टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ लाइट टू द कंट्री। तो शायद तरीका उसका यूं था, लेकिन उसकी वजह से जो अवेयरनेस बढ़ी है, दैट यू कैन नॉट फॉल्ट। और उसने क्या गलत देखा है? एसिड विक्टिम की कहानी उसे बतानी थी। शर्मीन जो कहती है वो ये कहती है कि मैं वो कहानी बनाना चाहती हूँ या दिखाना चाहती हूँ जिससे मुझे बड़ा गुस्सा आता है। पर्सनल बनाती है, किसी से पैसे लेती नहीं है, कमर्शियल बनाती नहीं है, लोगों के मसले हाईलाइट करती हैं। गुड ऑन हर। साथ में वो और जितना काम कर रही हैं वो भी बहुत काबिल तारीफ है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री में आप बहुत लिमिटेड काम करते हैं, क्या वजह है? क्या हम मतलब उस लायक नहीं समझते, या क्या हम अनप्रोफेशनल तबीयत के लोग हैं, या क्या है? मतलब क्या गलतियां, क्या भंड क्या है जिस पे आप काम नहीं करते, यहाँ पे बहुत कम करते हैं? When in Rome, do as the Romans, ये तो सुना ही होगा आपने। तो जब मैं पाकिस्तान आया, मैं टेलीविज़न कर के बड़ा बोर हो गया था, इसलिए इंडिया में मैंने टेलीविज़न करना बंद कर दिया और मैं नई राइटिंग की खोज में गया कि एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट कुछ रिफ्रेशिंग और कुछ चैलेंजिंग हो। पाकिस्तान में देखें, एक चीज़ समझने वाली है कि इंडिपेंडेंस से सब कॉन्टिनेंट में हमने कोई इन्वेंशन दुनिया को दी नहीं है। हमने अगर कुछ किया है और बहुत अच्छे तरीके से किया है, वो ये है कि हमने जो चीज़ सक्सेसफुल हुई है वेस्ट में, उसे अपने कल्चर के लिए अडेप्ट करके उसे सक्सेसफुल बनाया। कहने अपना फ्लेवर देके। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अमेरिका में मराया कैरी का गाना पॉपुलर होता है तो उस धुन को लेके इंडिया में वो गाना बन जाता है। सही है। पाकिस्तान नंबर 3 आता है। ओहो, आप समझने में क्या कह रहा हूं? समझ गया। थर्ड कैटेगरी। तो वो ऑलरेडी चीज डाइल्यूट होके आती है। हालांकि फॉर एग्जांपल छोटी इंडस्ट्री लाइक ईरान कभी नहीं करता। ईरान अपनी कहानियां बनाता है जो बहुत सक्सेसफुल होती हैं अपने लिमिटेशन, अपने सेंसर में रहकर। पाकिस्तान में इस वक्त जो टेलीविजन का माहौल है वो हसीना मुइन के दौर का माहौल नहीं है। वही मजलूमियत, वही औरत बैशिंग, अब वो सक्सेसफुल हो रहा है। पूरी दुनिया में लोग वो ड्रामे देख रहे हैं और ड्रामे बहुत अच्छे बन रहे हैं। कुछ ड्रामे हैं जो डिफरेंट टॉपिक्स को लेते हैं, लेकिन जहां तक मेरी बात आती है, एक स्टेरियोटाइप कास्टिंग हो जाती है कि विलन या बदमिजाज या बुरा बाप अली खान को बुला लो। तो ये सिलसिला कुछ चलता रहा और जाहिर सी बात है एज एन आर्टिस्ट आप काम ही यही करते हैं, तो कुछ प्रोजेक्ट्स मैं कर चुका हूं। अच्छा, ये आपका गिला है, आपको विलन इमेज पे दिखाया जा रहा है, नेगेटिव रोल्स की ज्यादा भी नहीं है। ये लोगों का परसेप्शन है। अब मैं ना कह सकता हूं, किसी ने मेरे सर पर बंदूक तो नहीं रखी है कि करें, मगर मैं वही कह रहा हूं कि एज एन आर्टिस्ट जंग भी तो लग जाता है, राइट? वन टून हो जाता है। तो आपको
रियाज करना जरूरी है, राइट? अब रियाज कैसे करेंगे? कैमरा के सामने ही आकर करेंगे, या जब कोई पैसा दे रहा घर पे तो वीडियोस नहीं बनाएंगे। मैं तो कम से कम नहीं बनाता। सही। तो ना चाहते हुए भी कभी कभी मजबूरन, या तो बच्चों की स्कूल फीस देनी है, या आपको फूड लाना है टेबल पे, जो भी आपकी मजबूरियां हैं आप कर लेते हैं। लेकिन जब आपके पास चॉइस होता है तो कभी कभी ना कहने में भी बड़ा मजा आता है। कहते हैं भाई मुझे बख्श ले, बहुत मैं बड़ा ये वर्ड कर है चुका हूं, ये यार, मुझे किसी के बख्श अंदर ले। सलाहियत कहाँ होती है नो बोलने वाली? देख लें। यस सर तो सभी है, नो तो सर। अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मैं बाहर काफी काम करता हूँ, और बिटवीन द स्टेट्स इन इंग्लैंड एंड इंडिया, अल्लाह का शुक्र है पेट भर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह साल के लिए। और जब मैं यहाँ आता हूँ बहुत सारे और काम में मसरूफियत रहती है, स्कूल, बच्चे, घर। मैं आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत पसंद करता हूँ, और कराची में जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं उनका पूरा फ़ायदा उठाता हूँ। तो वो ज़्यादातर आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारे मज़े में लेता हूँ। पेमेंट पे ही बात चल रही है, पेमेंट कंपैरिजन थोड़ा सा बता दें, और अगर आप एग्जैक्टली बता पाए कि डॉन में आपकी प्राइस क्या थी, तो आप इंडिया पाकिस्तान की पेमेंट कंपैरिजन का भी पता चल जाएगा। कम से कम 3 times to 1, कम से कम। जैसे लेट सपोज यहाँ आप लाख रुपए दिन का लेते हैं, ले रहे हैं, तो आपको इसी काम के लिए कम से कम 3-4 लाख वहां मिलेंगे। 3-4, ये तो है। लेकिन एग्जैक्टली अगर डॉन का आप बता सके उस वक्त क्या आपने चार्ज किए थे, या उन्होंने दे दिए थे, या उन्होंने आपको ऑफर दी थी इतने देंगे, या आपने ऑफर बताई थी यार मैं इतने लूंगा? याद रखें कि रितेश सिद्धवानी जो है प्रोड्यूसर, वो भी सिंधी है, तो इतनी आसानी से जाने नहीं देता। तो नेगोशिएट तो सब करते, लेकिन नहीं, पेमेंट के मामले में कम से कम पेमेंट आ तो जाती है। यहाँ पर आपको फकीर बना देते हैं, और बड़ा बुरा लगता है कि बार बार कॉल करते रहे, जाहिर है कि सर प्लीज मेरे पैसे रिलीज कर लें। सर यहाँ तो अपना हक मांगा नहीं, छीना जाता है। और यहाँ पे मैंने सुना है कि कई प्रोड्यूसर्स और प्रोडक्शन हाउसेज ऐसे हैं कि अगर आप हक मांगें तो आपको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं बाकायदा, कि दोबारा इनको काम ही नहीं देना। ये क्या, तो एक अजीब माहौल है। वहाँ की पेमेंट क्या एडवांस में हो गई थी, या क्या सिलसिला था, या फिल्म कंप्लीट होने के बाद हुई थी, कुछ परसेंटेज पहले मिल गया था? वहाँ की पेमेंट जब आप साइन करते हैं तो आपको साइनिंग अमाउंट मिलता है, और फिर एक शेड्यूल ड्रॉ हो जाता है कि इतना काम होता है तो इतनी पेमेंट, इतना काम तो इतना %, और फिर एंड के लिए वो कुछ 10-15% होल्ड बैक कर लेते फाइनल डबिंग और रिलीज तक। तो इस साल भी जो मैं सारे प्रोजेक्ट्स करके आया हूँ, मसलन 3 प्रोजेक्ट्स करके आया हूँ इस साल, तीनों की पेमेंट 80-85% आ चुकी है। अब जैसे रिलीज पे आएगी तो बैलेंस पेमेंट दे देते। मसलन कौन कौन से प्रोजेक्ट करके आए? इस साल मैं 2 फिल्म करके आया हूँ और 1 वेब सीरीज करके आया हूँ। तो एक फिल्म, छोटी सी फिल्म है तेहरान के नाम से, जॉन इब्राहिम और मैं, एस्पियोनाज टाइप ऑफ एक्शन फिल्म जैसे जॉन करता है। वो फिल्म स्कॉटलैंड में, अगेन क्योंकि वो लोग पैसे वापस दे रहे थे तो स्कॉटलैंड गए हम, लेकिन सेट्स पर शूट किया हमने, आउटडोर नहीं इंडोर किया। स्कॉटलैंड, और फिर हम गए बॉम्बे और दिल्ली और जॉर्जिया, अज़रबैजान और जॉर्जिया, और ये सब है। तो वो एक फिल्म तेहरान करके है, वो अच्छी फिल्म बनी है। दूसरी फिल्म मैंने की है जिससे मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आपकी सामने अगेंस्ट कास्ट थी, तो वो प्रीति जिंटा, वो नहीं सॉरी प्रियंका चोपड़ा थी। एक तो प्रियंका थी, एक लारा दत्ता थी। तो कैसी है ये? है खूबसूरत है, मेहनती बड़े हैं, प्यारे बहुत हैं। यार डॉच ना दे यार प्लीज, अरे भाई हमें भी तो आने देना। कैसी है वो जरा बताए, बगैर मेकअप के देखा आपने इन्हें? बगैर मेकअप की जाहिर सी बात है, देखा है, गुजारा है बिल्कुल। तो ऐसा तो नहीं था आई है ये क्या वही है, तो हम तो कुछ और ही समझते थे। भाईजान आप एक चीज याद रखें सर, कि अगर वसीम अकरम अपना पूरा चेहरा बदल सकता है तो ये लोग नहीं बदल सकते। आज के ज़माने में अगर आप हमारी इंडस्ट्री को देख लें, किसने काम नहीं करवाया अपने चेहरे पे? मॉडर्न ज़माना है भाई, एज एन एक्टर हक बनता है आपका, झुर्रियाँ निकालें, बोटॉक्स करें, फिलर्स करें, जो भी है। तो इसी तरह ये लोग जो दुनिया के रिनाउंड आर्टिस्ट हैं, इतना माल मलीदा है, आप क्या समझते हैं कि ये लोग नहीं करते? भाई सारे प्लास्टिक है, सबके सबने कुछ ना कुछ तो किया है ना। हाँ, अब जाहिर सी बात है, सब 50, 55, 60 साल के हैं। आप शाहरुख की बॉडी को देखें या शाहरुख के चेहरे को देखें, या आप प्रियंका को देख लें, 40s में होगी, जितने साल की भी होगी।
अपने आप को मेंटेन रखा है, फिटनेस, डाइट, हेल्थ, साथ में कॉस्मेटिक्स। एज पता नहीं चलती तो कैसे पता चलने वाली है अब, क्योंकि इसी का तो खाते हैं। तो सब बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन। आप डॉन की बात बार बार कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, ऋतिक आया था, याद है? उसमें एक सीक्वेंस था, ऋतिक भी था उसमें। बहरहाल रात को होटल पहुंचते थे शूट के बाद, यूं सोच ले कि अगर रात के 1-1:30 बजे भी हम आए हैं मेहनत करके, ठंड, हम सब तो शाहरुख के कमरे में घुस जाते थे, खाना पीना खेलना। यूं इशारा किया, मैं तो कुछ और पीना समझ रहा हूँ। जो खाना पीना, डाइट कोक या जो भी आप पी रहे हैं, काली वाली। ऋतिक सीधा जिम जाता था रात के 2 बजे कि नहीं भाई मैं आ रहा हूँ आधे घंटे के बाद, और जाके बाकायदगी से अपना वर्कआउट, स्ट्रेचिंग, फिर अपने कमरे में, फिर शावर लेके, फिर 3-3:15 बजे सुबह। तो इस किस्म का डिसिप्लिन है। तो ये सिर्फ ऋतिक में ही नहीं, हर एक बंदे में है। अब जो मैं प्रोजेक्ट करके आ रहा हूँ वो एक लॉन्ग प्ले करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे आर्टिस्ट ने मुझे रिहर्सल की टाइम भी नहीं दिया, और वो एक लाइव प्ले था स्टेज पे। नहीं करे, आप समझ रहे हैं भाई? तो जमीन आसमान का फर्क है मेहनत में और काम में। अगर वहां कैमरा सुबह के 9 बजे की शिफ्ट में 10 to 10 रोल नहीं हुआ, तो प्रोड्यूसर असिस्टेंट को कहेगा तुझे काम नहीं आता बच्चे, तू कल से डोंट बॉदर, तू सेट पे ही ना। यहां पे अगर 12-1 बजे तक रोल हो जाए तो प्रोड्यूसर भंगड़ा कर रहा है कि आज मुझसे अच्छा काम हो गया जी। तो अगर प्रियंका चोपड़ा को 3 घंटे या करीना कपूर को 2.5 घंटे चाहिए मेकअप के, और अगर 9 बजे शूटिंग का है, सुबह 5 बजे वो सेट पर आएंगे। अच्छा, ये वो अपने टाइम को मैं वो करेंगे क्या? सही है। प्रोड्यूसर थोड़ी क्या, प्रोड्यूसर कह रहा है मैं वैनिटी दे रहा हूँ, बिजली दे रहा हूँ, एसी लगा ले, मेकअप मैन की तनख्वाह भी मैं दे रहा हूँ। सही है। आप बस 5 बजे पहुंच जाए अगर आपको 3 घंटे चाहिए, क्योंकि 9 बजे कैमरा रोल होना है मैम, वरना मेरा दिन तो जाया गया। ये थोड़ी कि आप 9:30 बजे आ रही हैं और फिर लंच के बाद शॉट होगा, वो तो आधा दिन चला गया ना। और वो पर डे बहुत सी होते हैं, 200 लोग हैं वहां पे। जी सही 250 लोग खड़े हैं भाई, ये थोड़ी कि 3 लोग खड़े कैमरा के साथ एक कोने में। तो फर्क इतना है कि वो अपने काम को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते, बहुत ज्यादा सीरियसली, उसी की खाते हैं सर। तो काम भगवान है इज द सेइंग देयर, और बहुत एफर्ट और बहुत डिलीजेंस और बहुत मेहनत से काम करते हैं। यहां पे हमारे पास वो मजे की बात यह है कि यहां पे जब आप लाहौर जाते हैं तो सबसे पहले लोग कहते हैं सर आप इजी हो जाएं, सर आप इजी हो जाएं, और यही पाकिस्तान का माहौल है, इजी हो जाएं बॉस, कोई टेंशन नहीं, सब हो जाएगा। एंड इट्स ऑल्सो गुड वे टू वर्क, सब होता ही है। मैं अभी इंडिया में था रिसेंटली, और साउथ इंडिया में बेंगलोर है, बेंगलोर से हम ऊटी जाया करते थे जहां शूट हो रही थी। तो वो एक साउथ इंडिया है जो हिंदी स्पीकिंग रीजन नहीं है, ज्यादातर अपनी लैंग्वेजेस बोलते हैं, अदरवाइज दे कन्वर्स इन इंग्लिश। अब आप ये देखें हमारे ड्रामास का जो क्रेज है, पहले दिन टोटल लुक चेंज, उस फिल्म की लुक में डिफरेंट कैरेक्टर। मैं खाना खा के किसी दुकान में घुसता हूँ, 2 मिनट के बाद जो दुकानदार, जो मालकिन थी, वो पीछे से आवाज देती एक्सक्यूज मी, तो मैं मुड़ के मैंने जी मुझसे बात कर रही हैं? यस। कहते हैं आप हाला के फादर हैं? तो ऐसे सॉरी जी क्या आप पूछ रही हैं आप? नहीं आप वो मेरे हम सफर वाले हैं। मेरे हम सफर एक शो था जो मैंने इस साल किया है, जो 1 बिलियन व्यूज यूट्यूब पर आ चुके हैं, फरहान सईद और हानिया आमिर के साथ। तो मैंने कहा जी वो मैं ही हूँ। अब मैं भी डर रहा हूँ कि इंडिया में ये लोग मुझसे पाकिस्तानी शो के बारे में पूछ रहे हैं, अब मैं क्या जवाब दूँ। तो कहती है तो वो तो हमारा फेवरेट शो है, और अंग्रेजी में मुझसे बात कर रही है। तो मैंने कहा कि आप मेरे हम सफर देख रही हैं, अगर दिल्ली में होते तो फिर भी समझ में आता है भाई, पंजाबी ऊटी में बैठे साउथ इंडिया में। अच्छा। तो मैंने कहा आप, गांव है वो, छोटा सा हिल स्टेशन है मरी की तरह। तो मैंने कहा आप मेरे हम सफर देख रही हैं, कैसे, कहाँ? कहती हम तो हर हफ्ते यूट्यूब पे देखते हैं, जैसे एपिसोड। तो अभी तक ये क्रेज है। तो हम ये कह ही नहीं सकते कि जिस तरह काम चल रहा है यहाँ पे वो सही नहीं है, जिस तरह चल रहा है भाई। सही बात है। नहीं ये यूट्यूब तो एक इंटरनेशनल वीडियो सर्च इंजन है ना, तो कोई भी कहीं भी बिल्कुल करके वो देख लेता है।
ये तो है। और देख लेता है फॉर फ्री। पाकिस्तानी कंटेंट बहुत अच्छे भी जबरदस्त गए हैं बिल्कुल। और ये तो हमें फीडबैक मिला है कि एक तो वो इंडियन जो ड्रामास थे वो याद है स्टार प्लस के डडन 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 500 करोड़ डडन डडन डडन, वो उन्हीं चीजों में रह गए थे क्योंकि वो उन्होंने अपनी आवाम का टेस्ट उसी चीज से डेवलप कर लिया था। लेकिन हमने फिर जो स्टोरीज वगैरह, नहीं यार आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं ना, यू आर अ इंटरनेशनल आर्टिस्ट, और जिस कॉन्फिडेंस से और जिस डोमेन में आप जाके काम कर रहे हैं वो तो मज़ा आ रहा है। आपकी बातें सुन के मज़ा आ रहा है, तो जब आप काम कर रहे होंगे तो कितना मज़ा आ रहा होगा। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं यस कि इंडिया में एक बड़ी मशहूर किताब थी शांताराम के नाम से। शांताराम, शांता राम का मतलब है मैन ऑफ पीस, शांता फ्रॉम द वर्ड शांति। तो एक ऑस्ट्रेलियन बंदा था ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स, जो आजकल जमैका में रहते हैं। और ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स ने आजकल अपने माथे पर इतना लंबा तिलक लगाया है और EDR इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक के डीजे हैं। लेकिन जब इंडिया आए थे तो इन्होंने एक किताब लिखी थी इतनी मोटी, शांताराम के नाम से, और ये किताब बड़ी मशहूर हुई थी। ये किताब की कहानी बेसिकली ये है कि ये एक हेरोइनची है जो ऑस्ट्रेलिया में रहा करता है, और वहाँ उसने किसी पुलिसमैन का मर्डर कर लिया, उसको जेल में डाल देते हैं। वो जेल से भागता है, न्यूजीलैंड जाता है, पासपोर्ट लेता है और उससे लंदन जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब जहाज़ बॉम्बे में उतरता है वो बॉम्बे में रहना शुरू कर देता है। तो जॉनी डेप ने ये किताब ऑप्शन की और बच्चन साहब वो सपोज टू प्ले कादर खान, और ये कई सालों, मीरा नायर वाज गोइंग टू डायरेक्ट इट वगैरह वगैरह, कई सालों ये प्रोजेक्ट चला। फाइनली लास्ट ईयर पैंडेमिक में हमने इसको फिल्माया मेलबर्न और बैंकॉक में। सही है। अब आप बजट्स पूछ रहे थे, ये एप्पल TV प्लस के लिए है, नॉट नेटफ्लिक्स, नॉट एनी अदर शो, एप्पल TV के लिए। हमने 12 एपिसोड किए पैंडेमिक में पिछले साल, $150 मिलियन के लिए, और $150 मिलियन के अंदर जो कोविड का स्पेंड था वो $30 मिलियन था। और मंडे, वेंसडे, फ्राइडे 6 महीनों के लिए हमारा कोविड टेस्ट हुआ। और यहाँ से मुझे लेकर गए पहले लंदन, 10 दिन लंदन में क्वारंटीन कराया, फिर 1 हफ्ते छुट्टी लंदन में दी, और लंदन से मुझे बैंकॉक लेकर गए और बैंकॉक में 14 दिन क्वारंटीन कराया, और इसमें 300 एक्स्ट्रास थे। तो आप सोचें प्रोडक्शन का स्केल क्या होगा। हाईली बजटेड। तो ये एप्पल TV प्लस पर इस वक्त चल रहा है और एप्पल TV पर नंबर 1 शो है, और इंशाल्लाह अगले साल हम इसका 2nd सीजन करने जाएंगे। वाह वाह वाह। कभी किसी एक्टर से या एक्ट्रेस से झगड़ा हुआ? कई बार। बताएं किससे? ये एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। जब मैंने काम शुरू किया था, मैं थिएटर से आया था नादिर, और थिएटर में नेचुरली हर चीज़ एज क्लोज टू रियलिटी, क्योंकि आपके पास प्रॉप्स और कैमरा एंगल्स नहीं होते चीट करने के लिए। तो मुझे याद है ये शो का नाम था कुरुक्षेत्र। इंडिया का शो था? इंडिया शो था, शायद सोनी पर, या 90s की बात है। उसमें एक महाराष्ट्रन एक्टर मेरे बाप बने थे, हरी आंखों वाले। और सीन ये था कि बेटा एक पागल खाने से भागता है और अपने बाप को मारने आता है, और बंगले में घुसता है, दीवार चढ़कर किचन में घुसता है, किचन से एक बड़ी छुरी निकालता है, आराम से सीढ़ियों से ऊपर आता है और अपने वालिद को जाके ये छुरी घोंपने वाला है। ये सीन था। बाप जो बना सोया था, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के, मुझे अभी तक याद है। तो मारने से पहले डायरेक्टर ने कहा नहीं तुम मारोगे नहीं, छुरी फेंकोगे, उसका गिरेबान पकड़ोगे और फिर उससे डायलॉग बाजी करोगे। डायलॉग उन्होंने दिए हुए थे। तो सीन शुरू होता, मैं ऊपर पहुंचा और मैंने जैसे ही गिरेबान पकड़ा और उस बंदे को उठाया, इतने फौज से मैंने पकड़ा और उठाया क्योंकि थिएटर से था, चीखने लगा ना, काट 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 हो गया। तो मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ? तो हाथों में देखता हूं तो सारे छाती के बाल उसके पीछे। छाती के बाल से उठा लिया आपने? अच्छा, तो ऐसे बड़े भंड हुए हैं, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। नहीं, झगड़ा, बाकायदा झगड़ा हो गया? झगड़ा नहीं, ऐसे गाली गलौज तो होती रहती है कभी कभार, लेकिन कभी कभार ये कोई मामूली बात है? कौन मसलन? यहाँ पर बहुत हुए,
स्पेशली विद फीमेल आर्टिस्ट। मसलन आप रिहर्सल कर रहे हैं, शॉट होने वाला और वो फेसबुक चेक कर रहे हैं, ये कोई तमीज होती है? सही बोल रहे, इस पे बंदा बिगड़ेगा नहीं? बिल्कुल बिगड़ेगा। या आप एक्टिंग करने की, आप रमजान का महीना आप मेकअप रूम में बैठे हैं, रोजे में कोई सिगरेट जला दे, ये कोई तमीज है भाई? तो लोगों को कौन सी एक्ट्रेस है? बहुत से, अब मैं नाम थोड़ी ना लूंगा। या किसी को आना है 10 बजे 2 बजे दोपहर तक आ नहीं रहे हैं, आप सब सड़े हुए सब बैठे हुए, क्या एक्टिंग होगी उसके बाद? तो इसलिए यहाँ पे जितना कम काम करो उतना सैनिटी के लिए बेहतर है, क्योंकि और कुछ इतना सब कुछ करने को है कि मैं कहता हूँ यार बस आप जैसे लोग थोड़ा सा बुला लें, 2 दिन यहाँ कर लिया, 5 दिन वहां कर लिया, रोजी रोटी चल रही है, अल्लाह का लाख शुक्र। क्या बात है भाई, बस पॉडकास्ट को भी करते हैं बस। बहुत मजा आया है अली भाई। ये लफ्ज अले है या अली है, क्या है? क्योंकि ALLY है आपकी, ALYY है, ALYY जी। अली ओरिजिनली अली ALY के साथ था। अम्मी रशियन किताब पढ़ रही थी, तो मेरी बहन का नाम तानिया है, उनका नाम भी वाई से स्पेल हुआ और मेरा नाम भी वाई से स्पेल हुआ, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अली कहलाएगी या अली वेरी मच अली। क्या बात है भाई, बेस्ट ऑफ लक हर चीज़ के लिए। और जिस तरीके से आपने कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं, आप गाड़ते जाएं और हमें मेक नेशन प्राउड। बड़ी नवाजिश सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, मुंह से झाग आने वाला था मेरे। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, और अले भाई को और मुझे दीजिए इस पॉडकास्ट से इजाज़त, इस यकीन के साथ और इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।